नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़। आज लेकर आए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है और हम इनको क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इनकी डिटेल में चर्चा भी करेंगे। तो सारे फैक्ट्स को, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये भारत के दक्षिण में था। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई थे इन्होंने। क्या है कि ये जो हरिहर और एवं बुक्का थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको साउथ में भेजा था अपने अपना विस्तार करने के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए। लेकिन ये थे तो हिंदू ही, तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने उस समय कन्वर्ट तो कर लिया था, लेकिन जब ये दक्षिण में गए तो दक्षिण में इनको यहाँ पे मिले इनके गुरु जो कि थे विद्यारण्य करके थे। तो इनसे प्रेरित होकर इन्होंने दक्षिण में तुंगभद्रा की नदी के किनारे अपना विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में हम मोस्टली चार वंश के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज संगम, सुलु, तुलु और अराविदु वंश। ठीक है, तो जो संगम वंश था इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। एक्चुअली इनके पिता का नाम संगम था, तो उस पर आधारित इन्होंने संगम वंश की नींव रखी थी। उसके बाद संगम वंश के बाद सुलु वंश आया, सुलु वंश के बाद तुलु वंश आया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में तुलु वंश के बारे में पूछा गया है। तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह देव राय ने की थी। ठीक है, आप याद रखिएगा ये जो तुलु वंश के राजा थे ये अपने नाम के पीछे देवराय ऐड करते थे। ठीक है, तो ये जो तुलु वंश के सबसे फेमस राजा हुए थे कृष्ण देव राय। आपने सुना होगा, आपने एक सीरीज देखी होगी टीवी पे तेनाली रामा करके। ठीक है, तो ये जो तेनाली रामा थे ये तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है, उस समय कृष्णदेव के देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अष्ट दिग्गज किस दरबार में हुआ थे, किसके दरबार में हुआ करते थे इस टाइप से। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में हुए थे और ये बहुत फेमस राजा थे, दक्षिण के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और इनकी एक बुक भी है अमुक्त माल्यदा, ठीक है, नाम से। ये तेलुगु का ग्रंथ है मोस्टली। तो इससे हमें दक्षिण भारत के बारे में काफ़ी जानने को मिला है इतिहास में। तो ये भी फैक्ट है कि इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर था तुलु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह देव राय ने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में मिशन भेजा था। देखिए 1942 में क्या हुआ था कि 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो इसमें ब्रिटेन प्रमुख देश था। तो 1942 में जब ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो उसके लिए कि ताकि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे, ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारतीयों को युद्ध के लिए तैयार करना था। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसे गांधी जी ने आउटडेटेड चेक ऑफ यानी कि ऐसा चेक कहा था जो कि डूबने वाली बैंक का चेक है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन एक बार बना था कि आउटडेटेड चेक किससे कहा गया है गांधी जी के द्वारा। तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में ही था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? देखिए भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की बात करते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो इसके लिए आपातकाल के लिए आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं।
सबसे पहला है 352 नंबर अनुच्छेद। तो इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल की बात, यानी कि युद्ध वगैरह के समय जो आपात की स्थिति बनती है वो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 356, जिसमें 356 में हम राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं, यानी कि किसी प्रदेश की सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार का संविधान एक रूप से वो विफलता होती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 356 में मेंशन है। और अनुच्छेद 360 है, जिसमें वित्तीय आपात की बात की गई है, यानी कि वित्तीय आपात मतलब है कि फंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, जैसे मंदी का दौर या इस टाइप में भारत के पास पूंजीगत लाभ हानि की स्थिति पैदा हो, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की चर्चा करते हैं, और ये 360 अनुच्छेद में मेंशन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल। अगला है, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली है? देखिए, समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची भारत की संविधान में अनुसूची 7 में मेंशन है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय लिस्ट किए गए हैं जिस पर कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है ना। और ये इनको हमने समवर्ती सूची में लिस्टेड किया है। एक बात याद रखिएगा इसमें कि कभी डिस्प्यूट की स्थिति में कि केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाए हैं और राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं, उसमें डिस्प्यूट है या झगड़ा है, तो इसमें केंद्र को सुपीरियरिटी मिलेगी, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार के नियम बाध्य होंगे, ठीक है। तो ये हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया सरकार से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला है, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? देखिए, बैसाखी और काल बैसाखी पे कंफ्यूज मत होइएगा। बैसाखी एक त्यौहार है, ये पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो काल बैसाखी है, इसका मतलब है कि जो बसंत ऋतु में या जब गर्मी स्टार्ट होती है उस समय में पश्चिम बंगाल और असम इस साइड में जो चक्रवात वगैरह आते हैं, ये इनको काल बैसाखी कहा गया है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इसका संबंध मोस्टली पश्चिम बंगाल और असम से है, ठीक है। अगला है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड मैसेकर ये जो है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, आप जानते होंगे कि जनरल डायर अपने कुछ सैनिकों के साथ आए और जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, ठीक है। तो ये लोगों का की सभा थी, वहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग थी। तो वहाँ पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इससे वहाँ पे अफरा तफरी मच गई पूरी, और वहाँ पे एक कुआं था जिसमें कई लोग कूद कर अपनी जान बचाने के लिए कूद गए, और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। तो इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग बनाया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आपने उधम सिंह के बारे में सुना होगा और वो मूवी भी देखी होगी, उधम सिंह। तो ये इसी जनरल डायर के लिए है। वो उधम सिंह ने एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के विक्टिम थे वो। तो उन्होंने जनरल डायर को 1940 में लंदन में शूट किया था, ठीक है। फिर इनको फांसी वगैरह भी हो गई थी। तो देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के पिपरवा में स्तूप के निर्माण में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया गया? देखिए, ये जो पिपरवा स्तूप है ये बौद्ध स्तूप है, एक उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। और ये मोस्टली ईंटों से बनाया गया है ना, इसमें ब्रिक्स वर्क किया गया है, ठीक है। आप चाहे तो एक इसका इमेज भी गूगल कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन, ठीक है दोस्तों। 31 अक्टूबर को होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ये हम इसलिए बनाते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में कई सारे रियासतें थी, मतलब उस समय छोटी छोटी कई रियासतें होती थी। रियासतें मतलब अभी आपने एक न्यूज़ करंट में चल रही है, नवाब पटौदी
के बारे में, ठीक है, उनकी ज़मीन वगैरह को लेकर के। तो ये उस समय ऐसी वो भी नवाब हुआ करते थे जो अभी सैफ अली खान है, इनके परिवार वाले भी। तो ये ऐसी कई सारी रियासतें थे। तो हमारे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से ज़्यादा रियासतों को भारत में का एकीकरण किया था, है ना। तो इसीलिए हम एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कौन सी मंदिर निर्माण की शैली है जिसे उत्तर भारत में देखा जाता है? देखिए दोस्तों, भारत में हम मुख्यतः तीन शैली देखते हैं मंदिर निर्माण की। ये है नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि उत्तरी भाग में भारत के नागर शैली प्रमुखता से मिलती है। दक्षिण भारत में भारत के द्रविड़ शैली मंदिरों निर्माण की मुख्यता मिलती है। और इन दोनों के बीच में उत्तर और दक्षिण के मध्य में वेसर शैली पाई जाती है, ठीक है। वेसर शैली ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, ठीक है। तो ये तीनों शैलियाँ याद रखिएगा। उत्तरी भाग में पूछा जाए आपसे, उत्तरी भाग के किसी मंदिर का नाम लेकर भी पूछा जाए तो आपको मोस्टली वहाँ पे नागर पिक करना है। दक्षिण भाग की बात करें तो द्रविड़ शैली पिक करना है, और उनके बीच में वेसर शैली, दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? देखिए, ये 943 है। लिंगानुपात का जनरली मतलब होता है कि पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है, इस टाइप से, ठीक है। तो 943 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, याद रखिएगा। अगला है, किसने मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, ये महात्मा गांधी के साथ लॉर्ड इरविन की एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। क्या था कि दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे। तो 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से गांधी जी ने मार्च शुरू किया, और वो उन्होंने कंटिन्यू 6 अप्रैल तक के दांडी तक के यात्रा की। 1900 मतलब 6 अप्रैल 1930 को वो पहुँचे, और उन्होंने वहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने नमक बनाने पर रोक लगाई थी उसको तोड़ा था। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी गई थी। उस समय तक क्या था कि गांधी जी का इतना प्रभाव हो चुका था कि वो जब भी किसी भी चीज़ के लिए आह्वान करते थे तो लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, ठीक है। तो इसी में ये यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हो गई थी। तो अब इसके तहत ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे लोगों को जेल में, या उनको जहाँ भी लोगों को मतलब बंदी बना करके रखते थे, वो जेल दे तो सारी फुल हो चुकी थी, तो वो किसी भी ग्राउंड वगैरह को या बिल्डिंग वगैरह में बंदी बना करके रखते थे। तो ठीक है, तो इसी में के तहत 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन ने बुलाया गांधी जी को, और बोला कि को हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हैं। और फिर गांधी जी ने शर्त रखी कि आपको सारे जो भी बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ना होगा। तो उनको सभी को रिहा कर दिया गया, और ये गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, 2011 की जनगणना के लिए भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही भारत की 2011 की जनगणना के जो हेड थे, ये डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, ठीक है। अगला है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो ये तब है जब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इनको पूरे अधिकार दे दिए थे, मतलब ये पूरे भारत को गवर्न करते थे, ठीक है। तो ये द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का था, 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। इसने कंपनी शासन को
प्रमुखता से मतलब स्थापित किया भारत में, और इसी के तहत पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन करने लगा था। ठीक है, तो ये पहले गवर्नर जनरल जो बनाए गए वारेन हेस्टिंग्स थे, ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो अर्ध संघीय स्वरूप से मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस टाइप के मॉडल्स पे चलती है। मतलब केंद्र डायरेक्ट आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, केंद्र को अधिकार बहुत सारे हैं। तो केंद्र पूरे भारत में के लिए समर्पित है, और राज्य अपने अपने सीमाओं में कार्य करते हैं। तो ये अर्ध संघीय स्वरूप हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, डब्बू नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये डब्बू नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं? तो ये जो हमें अनुच्छेद 74 एवं अनुच्छेद 75 से इसके बारे में भारत सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 74 एवं 75 में। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 2005 में आया था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको लाया था। आपने मनरेगा सुना होगा, जो महात्मा गांधी नरेगा है, ये इसमें ये एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसके तहत क्या होता है कि गांव में साल भर में 100 दिन का रोजगार निश्चित ही प्रत्येक ग्रामीण को दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 2005 में आया था। मिर्गी एक विकार है जो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एक्चुअली ये ना न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये ब्रेन सेल्स को प्रभावित करता है। ठीक है, मिर्गी यानी कि लेप्रेसी। ठीक है, अगला है, अनुच्छेद ब्लैंक ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। तो जो 11वें मौलिक कर्तव्य में एक्चुअली ये मेंशन किया गया है कि आपको अपने बच्चों को जरूरी प्राथमिक शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जब हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे तो ये उसमें नहीं था, लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन से हमने 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड ऑन किया, और इसमें बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो इसी को आर्टिकल 21A में भी किया गया है। ये सरकारों के लिए है कि आपको बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है, और ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी इसको 51A में मेंशन किया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने डिटेल में इनको कवर किया। आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में। ऑल द बेस्ट।